गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे C9 जो कि पेपर हो जाता है अधिगम के लिए आकलन, जिसके अंतर्गत यूनिट 5 होगा। यूनिट 5 जो आपका हो जाता है विद्यार्थी के निष्पादन का निर्वाचन तथा सूचना, जो कि B.Ed सेकेंड ईयर से है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होगा, सांख्यिकी का महत्व। सांख्यिकी का महत्व, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे भाग 2, जो कि हमारा लेक्चर संख्या हो जाएगा 8। तो जैसे माय डियर स्टूडेंट, कल हम आप लोग को बताए थे सांख्यिकी का महत्व। हमने आपको बताया था सांख्यिकी का महत्व जो हो जाता है वो 3 क्षेत्रों में होता है। पहला हमने बताया था शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा बताया था आपको मनोविज्ञान के क्षेत्र में, और तीसरा आपका होता है अनुसंधान के क्षेत्र में। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का क्या क्या महत्व था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये आपका मनोविज्ञान के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व क्या है। मैंने ये आपको बताया था कि इसके बारे में मैं आपको अगले कक्षा में बताऊंगा। तो आज मैं चालू करता हूँ मनोविज्ञान के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व। तो इसको देखने से पहले फिर से मैं थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र में मैं इसको शॉर्ट वे में बता देता हूँ सांख्यिकी का महत्व। यानी कि देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का मुख्य रूप से 8 महत्व है, जिसके अंतर्गत पहला आ जाता है मूल्यांकन में सहायक, मैंने आपको बताया। दूसरा तुलना में सहायक, तीसरा पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक, चौथा हो जाएगा अनुसंधान विधियों को समझना, पांचवा आ जाता है कठिनाइयों को हल करने में सहायक, छठा आ जाता है परीक्षण के निर्माण में सहायक, नेक्स्ट आता है भविष्यवाणी में सहायक, और उसके बाद आता है सत्यता एवं वैधता। ये था आपका शिक्षा के क्षेत्र में। अगर दूसरे भाग में अगर हम लोग इसके देखते हैं तो दूसरा भाग होता है मनोविज्ञान के क्षेत्र में। तो चलिए हम लोग देखते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में सांख्यिकी के महत्व के बारे में। तो कहता है मनोविज्ञान के क्षेत्र में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव का व्यवहार क्या हो गया, मानव को सोचने, समझने, बात करने, दूसरों के सामने अपने विचार प्रकट करना इत्यादि, ये सारी चीज़ का व्यवहार का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मानव व्यवहार का अध्ययन गतिशील होता है। यानी कि गतिशील का अर्थ क्या हो गया, यानी कि मानव का जो व्यवहार होता है हमेशा निरंतर क्या होता है, बदलता ही रहता है। यानी कि गतिशीलता होती है, हमेशा वो निरंतर वो चलती ही रहती है। क्योंकि देखिए अब कैसे गतिशीलता होती है, अब देखिए कि व्यक्ति हमेशा क्या करता है, लाख व्यक्ति के पास कुछ भी हो जाए लेकिन उसके अंदर में क्या होती है, संतुष्टि नहीं होती है। वो हमेशा कुछ नया करने का प्रयत्न करता है, अपने जीवन को हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है। वो प्रत्येक कार्य में अपने आप को क्या करता है, गतिशील, यानी कि आगे बढ़ता ही चले जाने का प्रयत्न करता है। जिस कारण से मानव का जो जीवन होता है क्या होता है, गतिशील होती है। अतः गतिशील से प्राप्त परिणामों की व्याख्या करने में सांख्यिकी का विशेष योग रहता है। यानी कि यही गतिशीलता से प्राप्त परिणामों की व्याख्या करना में सांख्यिकी का क्या होता है, विशेष योगदान रहता है, विशेष भागीदारी रहती है। तो ये था आपका मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत सांख्यिकी का महत्व। अब इसके अंतर्गत, ये तो हम लोग थोड़ा सा इसके टॉपिक के बारे में जाने, अब हम लोग देखते हैं कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है। तो देखिए मनोविज्ञान के क्षेत्र में सांख्यिकी का निम्नलिखित महत्व है, जिसके अंतर्गत आपका क्या क्या आता है। जिसके अंतर्गत पहला आता है परिकल्पना, दूसरा कहता है जटिल व्यवहार के अध्ययन में सहायक, तीसरा कहता है व्यक्तिक भेद, चौथा कहता है मानसिक गुणों के माप में उपयोगी। ये जो चार हैं, ये जो आपका चार है, ये क्या हो गए, ये जो आपका चार हो गए मनोविज्ञान के क्षेत्र में सांख्यिकी का क्या है, महत्व है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं परिकल्पना, जटिल व्यवहार, व्यक्तिक विभेद, मानसिक गुण, ये सब क्या है। तो चलिए अब हम लोग चालू करते हैं। तो परिकल्पना जो दूसरा पार्ट हमने बताया, तो यहाँ कहता है परिकल्पना किसी भी प्रयोग को, यानी किसी भी प्रयोग को करने से पूर्व यानी करने से पहले उसके विषय में पूर्व कल्पना करना एवं धारणा बना ली जाती है। इस पूर्व कल्पना का परीक्षण या निरीक्षण
सांख्यिकी के द्वारा ही होता है। यानी कि देखिए कहता है कि जब हम कोई भी प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने से पहले, यानी कि प्रयोग करने से पहले उसके विषय में पहले से हम लोग क्या करते हैं, कोई एक धारणा बना लेते हैं। धारणा मतलब सोचना, समझना, विचार करना, उसके बाद उस प्रयोग को करना। तो वही कहते हैं सोचना, समझना, विचार करना जो करते हैं वो क्या कहलाता है, पूर्व कल्पना। यानी कि कार्य करने से पहले पूर्व कल्पना का परीक्षण या निरीक्षण सांख्यिकी के द्वारा ही होता है। यानी कि जो सोचते विचारते हैं वो किसके द्वारा, सांख्यिकी के द्वारा होता है। कहता है सांख्यिकी की प्रक्रिया से ही परिकल्पना का, यानी कि सांख्यिकी की प्रक्रिया से ही परिकल्पना का प्रामाणिकता का पता लगाया जा सकता है। यानी कि प्रामाणिकता क्या कहता है, वो कितना सत्य है, कितना परसेंट वो आपका ठोस हुआ, कितना उसमें वैधता है, किस चीज़ की उसमें कमी है, किस चीज़ की उसमें ज़्यादा हो गई। यानी कि जो भी हमें ठोस रूप से प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, वो परिकल्पना ही कहलाता है। यानी कि परिकल्पना यानी कि उसी के द्वारा पता लगता है, किसके द्वारा, सांख्यिकी की प्रक्रिया के द्वारा। तो परिकल्पना का अर्थ हो गया यानी कि कार्य करने से पहले उस कार्य के बारे में सोचना, विचार करना, धारणा, जो कि सांख्यिकी के द्वारा ही होता है। और यही आपका क्या कहलाता है, पूर्व कल्पना कहलाता है। दूसरा कहता है जटिल व्यवहार के अध्ययन में सहायक। तो देखिए क्या कहता है, जटिल व्यवहार क्या हो गया, क्या कहता है, मानव व्यवहार जटिल है। यानी कि मनुष्य का जो व्यवहार है क्या है, जटिल है। समय तथा परिस्थिति के अनुसार मानव का व्यवहार में अनेक प्रतिक्रियाएं होती है। देखिए मनुष्य का जो व्यवहार है जटिल है, जैसा उसके साथ समय होता है, जैसी उसकी परिस्थिति होती है, वो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करता है, ढाल लेता है। यानी कि अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग बदल लेता है। तो वही कहता है व्यवहार में अनेक प्रतिक्रियाएं होती है, यानी कि हमेशा उसका बदलता ही रहता है। इन जटिल प्रक्रियाओं से उत्पन्न प्रतिक्रियाओं का नियंत्रित अध्ययन, यानी कि यही जटिलता से उत्पन्न जो क्या आपका कहता है प्रतिक्रिया का नियंत्रित अध्ययन करने में सांख्यिकी महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत करती है। यानी कि कह रहा है कि जो मानव का जो व्यवहार है जैसे जैसे बदलता है उसके अकॉर्डिंग जो उसमें बदलता है, और उसी बदलने के क्रम में जो उसके अंतर्गत जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, वही प्रतिक्रिया जो उत्पन्न होती है जिसको सांख्यिकी के द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, वही आपका कहलाता है जटिल व्यवहार के अध्ययन में। नेक्स्ट क्या कहलाता है, नेक्स्ट कहता है व्यक्तित्व भेदों के मापन में उपयोगी। कहता है कि संसार में सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती है। देखिए कहता है अगर पूरे वर्ल्ड के लेकर चलते व्यक्तित्व भेद मतलब क्या हो गया, सारी चीज में अंतर। यानी कि देखिए संसार में बहुत सारे लोग हैं, सबों का अलग अलग फेस है, अलग अलग शरीर का बनावट है, अलग अलग रहन सहन है, खान पान है, सोच समझ है, बात व्यवहार है, भाषा इत्यादि। यानी कि जो भी चीज़ें क्या है सबका एक दूसरे से अलग है, किसी का एक समान नहीं है। ठीक है, यानी कि भिन्नता। तो वही कहता है कि संसार में सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती है। यह भिन्नता ही यानी कि यह भिन्नता ही मानव में समस्या की जटिलता उत्पन्न करती है। यानी कि यही जो विभिन्नताएं जो होती है, सोचना समझना, मनुष्य में क्या उत्पन्न करती है, जटिलता उत्पन्न करती है। आगे क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति रुचि, अभिरुचि, अभिवृत्ति तथा बुद्धि विभिन्न होता है प्रत्येक व्यक्ति में। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में जो होता है ना रुचि, यानी कि देखिए सभी लोगों को एक समान कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। यानी कि आज के दौर में जैसे कि अब आप ही लोग हैं, आप लोग अगर क्लास में बैठते हैं तो क्या होता है, कोई चाहता है शांति से रहे, कोई क्या आप लोग अक्सर देखते हैं कोई ज़्यादा क्लास में डिस्टर्ब करता है, कोई ज़्यादा पढ़ने के लिए अपने आप को फोर्स करता है, कोई अपने आप को क्या करता है आगे खेलने में लगाता है। यानी कि क्या होगा, ये रुचि अभिरुचि, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद नहीं है। हो सकता है कि जो आपको पसंद है वो हमको ना पसंद हो, जो हमको पसंद है वो आपको पसंद ना, वो आ जाता है अभिरुचि। उसके बाद से क्या कहता है, अभिवृत्ति और बुद्धि। अभिवृत्ति बुद्धि यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग को पढ़ने के समय में हमारे सामने बहुत ऐसे लड़के रहते हैं, कुछ पढ़ने में काफ़ी होशियार होते हैं, कुछ पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर होते हैं, कुछ जल्दी कुछ चीज़ को समझ लेते हैं, कुछ बहुत धीरे समझते हैं। तो ये क्या हो जाता है, भिन्नताएं होती है। इन्हीं विभिन्नताओं को सांख्यिकी के द्वारा क्या किया जाता है, मापा जा सकता है। यानी कि कह रहा है कि ये जो विभिन्नताएं हैं, यानी कि जो भी चीज़ को मापना, जैसे रुचि, अभिवृत्ति, बुद्धि, विभिन्नता, इन सब को जो मापना क्या कहलाता है, सांख्यिकी के द्वारा ही मापा जा सकता है। यानी कि
थर्ड पॉइंट में देखते हैं कि सांख्यिकी के महत्व में थर्ड पॉइंट आपका आता है व्यक्ति भेदों के मापन। नाउ लास्ट आपका आता है मानसिक गुणों के माप में उपयोगी। ये भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। कहता है कि आज मानसिक गुणों के मापन के लिए अनेक महत्वपूर्ण परीक्षणों का निर्माण हो गया है। यानी कि मानसिक गुण यानी कि जो आपका सोचने समझने की जो गुण है उसको मापने के लिए अनेकों प्रकार के परीक्षणों का निर्माण हो गया। यानी कि अनेक प्रकार का यंत्रों का प्रयोग हो रहा है जिससे व्यक्ति के क्या किया जा सके, जिससे कि व्यक्ति के मानसिक गुण को मापा जा सके। इन मानसिक गुणों के मापन में यानी कि यही मानसिक गुणों के मापन में सांख्यिकी का योग अत्यधिक होता है। यानी कि कहता है कि यही जो मानसिक गुणों का जो योग है इसमें सांख्यिकी का क्या होता है, वैल्यू ज़्यादा अधिक होता है। मानसिक गुणों के मापन परीक्षणों का संपादन एवं व्याख्या के लिए सांख्यिकी का ज्ञान आवश्यक होता है। कह रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, मानसिक गुणों का मापन परीक्षणों का संपादन एवं व्याख्या के लिए सांख्यिकी का ज्ञान आवश्यक होता है। यानी कि देखिए मानसिक गुण को हम लोग कैसे माप सकते हैं, जब तक हमारे पास सांख्यिकी का ज्ञान नहीं है। जैसे कि मैंने क्या बताया, कल के मैंने कक्षा में आपको बताया था कि सांख्यिकी सभी व्यक्ति नहीं कर सकते हैं, यानी इसके द्वारा सभी कोई कार्य नहीं कर सकते। वो वही व्यक्ति कर सकता है जो इसमें क्या किया है, प्रशिक्षण की प्राप्ति किया है। तो वही यहाँ पर कहता है कि अगर इसका मापन की बात करते हैं तो मापन वही कर सकता है जो कि क्या कहा जाता है, जो इसके बारे में क्या करता है, पूर्ण रूप से जानता है। तो ये जो थी आपका ये सांख्यिकी के महत्व के अंतर्गत ये दूसरा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सांख्यिकी का ये 4 महत्व था। जो परिकल्पना, दूसरा जटिल व्यवहार के अध्ययन में, तीसरा कहता है व्यक्तित्व भेदों के मापन में उपयोगी, चौथा कहता है मानसिक गुणों के मापन में उपयोगी। अब हम लोग देखेंगे अनुसंधान के क्षेत्र में मापन का महत्व। तो चलिए हम लोग देखते हैं अनुसंधान के क्षेत्र में मापन का महत्व के बारे में। अगर अनुसंधान के क्षेत्र में अगर सांख्यिकी के महत्व की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत 4 मुख्य आते हैं बिंदु, जिसके अंतर्गत पहला आता है शुद्ध एवं सूक्ष्म वर्णन, दूसरा आता है निश्चित विधियों पर बल, तीसरा आता है सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष, और लास्ट में अंततः आता है भविष्यवाणी। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन चारों के अंतर्गत क्या क्या बताया जा रहा है, जो कि अनुसंधान के क्षेत्र में सांख्यिकी के महत्व यानी कि सांख्यिकी के महत्व को बता रहा है। किसके क्षेत्र में, अनुसंधान के। तो चलिए देखते हैं। पहला कहता है शुद्ध एवं सूक्ष्म वर्णन। कहता है सांख्यिकी के द्वारा प्राप्त परिणामों की शुद्धता की जांच होती है। यानी कि जो सांख्यिकी के द्वारा जो भी परिणाम प्राप्त होते हैं तो वो कितने % शुद्ध है, यानी कितने % वो ट्रूथ है, सच्चा है, सच्चाई पर उसको बल दिया जाता है, कितने % वो शुद्ध है, उस पर क्या किया जाता है, उसकी जांच होती है। एवं परिणामों की सूक्ष्म विवेचना होती है। और परिणाम का जो सूक्ष्म विवेचना क्या होगी, यानी कि उसके छोटे छोटे पूरे रूप को देखा जाता है। वास्तविक उद्देश्य तक, अब जब उसके छोटे छोटे कोनों को देखा जाता है, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे कोनों को देखना, पूरी तरह से उसको जांच करना कि वो सच में सही है या नहीं है जो परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो वही कहता है, अब आगे कहता है वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाने में सांख्यिकी का विशेष योग रहता है। तो यानी कि जब हम लोग उसको जांच करते हैं तो उसको वास्तविक स्थिति या वास्तविक उद्देश्य तक उसको पहुंचाने में, फिर से पहुंचाने में सांख्यिकी का क्या रहता है, विशेष योग होता है। जिससे आपका क्या होगा, जिससे आपका जो परिणाम होगा वो शुद्ध रूप से होता है। ये हो जाता है शुद्ध एवं सूक्ष्म वर्णन। दूसरा कहता है निश्चित विधियों पर बल। कहता है अनुसंधान के प्रकृति के अनुसार सांख्यिकी में हमें निश्चित सांख्यिकी विधियों को अपनाना पड़ता है। यानी कि जो अनुसंधान के प्रकृति के अनुसार जो सांख्यिकी में निश्चित सांख्यिकी विधि का उपयोग करना पड़ता है। देखिए अगर हम पूर्ण रूप से अगर सांख्यिकी का प्रयोग सांख्यिकी के क्षेत्र में नहीं करते हैं तो जो भी हमारे आंकड़ा या आंकड़ा मतलब जो आपका फल यानी कि जो आपका प्राप्तांक प्राप्त होते हैं वो नहीं हो पाएगा। अगर हम निश्चित रूप से करते हैं तो जो हमें प्राप्तांक की जो प्राप्ति होगी वो क्या होता है, शुद्ध होगा।
यानी कि एकदम स्पष्ट होगा। इसीलिए कहता है कि इसमें सांख्यिकी का निश्चित विधियों को अपनाना पड़ता है, यानी कि जितने भी विधि है उस सारी विधियों को अपनाना पड़ता है। इसलिए अनुसंधान प्रक्रिया में सुनिश्चित विधियों का प्रयोग करके, यानी कि अनुसंधान के क्षेत्र में सुनिश्चित विधियों का प्रयोग करके वांछित उद्देश्यों को शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि क्यों करते हैं इसमें सांख्यिकी विधि का प्रयोग? क्योंकि इसके द्वारा वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हमें पूर्ण रूप से शीघ्र प्राप्त हो जाती है। तो ये दूसरा था निश्चित विधियों को बल। तीसरा कहता है सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष। इसमें क्या कहता है? सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष की उपादेयता तभी संभव है, यानी कि सामान्यीकरण और निष्कर्ष तभी संभव होगा जब किसी सांख्यिकी की प्रक्रिया से गुजर जाने के बाद उन्हें मान्यता मिल गई हो। यानी कि कहता है कि सांख्यिकी सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष की प्रक्रिया तभी संभव है जब सांख्यिकी की प्रक्रिया से कोई चीज गुजर जाता है और गुजरने के बाद उसको क्या होता है? मान्यता मिल गई हो। सांख्यिकी की प्रक्रिया से सामान्यीकरण में सरलता रहती है। यानी कि देखिए सांख्यिकी जो हो गया, इसके द्वारा सामान्यीकरण में क्या होती है? सरलता रहती है और यह निष्कर्ष विश्वसनीय एवं वैध होती है। यानी कि देखिए जब सरलता आ जाएगी तो जाहिर सी बात है उसका वो आसानी से उसका कंक्लूजन निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और जब हमारा निष्कर्ष निकलेगा तो निष्कर्ष निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसमें सारे विधि का प्रयोग कर रहे हैं एकदम क्रम के अनुसार। अब क्रम के अनुसार करते हैं तो जो उसका रिजल्ट की प्राप्ति होगा क्या होगा? वो 100% वैध होती है। तो ये हो जाता है सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष। नेक्स्ट कहता है भविष्यवाणी, यानी कि जो हमें निष्कर्ष की प्राप्ति, अनुसंधान के क्षेत्र में जो हमें निष्कर्ष की प्राप्ति होती है, उसी निष्कर्ष के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? आगे के लिए, कोई भी आगे के लिए हम लोग किसी भी प्रकार की क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। उसी को देखकर चाहे जिस प्रकार के हमें रिजल्ट की प्राप्ति होती है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा सांख्यिकी के महत्व के बारे में, जिसके अकॉर्डिंग मैंने आपको कल एक पार्ट बताया था, यानी कि सांख्यिकी का महत्व किन क्षेत्रों में होता है। तो पहला मैंने आपको बताया था शिक्षा के क्षेत्र में, आज मैंने आपको बताया मनोविज्ञान के क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।